गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कल कैदी और कोकिला के कुल 6 पद कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था कि माखनलाल चतुर्वेदी जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, कवि होने के साथ साथ वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने अपने हृदय में स्वाधीनता को जन्म दिया। स्वाधीनता को जन्म देने का मीन्स ये है कि उनका हृदय स्वाधीनता चाहता था और वह अपने देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए जो भी उनसे बन पड़ता या जो वो करना चाहते थे उन्होंने किया, और इस कारण से उन्हें जेल में भी जाना पड़ा था। तो हम लोगों ने इसके पहले क्लास में पढ़ा था कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। किन लोगों के साथ? डाकू और चोरों जैसे बदमाशों के साथ उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अपने स्वदेश अर्थात अपने देश के लिए, उसको आज़ाद कराने के लिए, एक अच्छे कार्य के लिए जो युद्ध कर रहा था, जो अंग्रेज़ों से संघर्ष कर रहा था, उस ऐसे महान व्यक्तियों को किसके साथ रखा गया? डाकू और चोरों के साथ रखा गया। तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ थीं वे उनके मन में असंतोष की भावना तथा अंग्रेज़ों के प्रति आक्रोश को व्यक्त करती थी। वे वहाँ पे एकांत थे और उदास थे। उसी एकांकी और उदासी की अर्धरात्रि में वहाँ एक कोयल कूक पड़ती है और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोयल उनके लिए कोई संदेश लेके आई हुई है। पिछले 2 क्लासेस में मैं आपको ये बता रही हूँ कि कोयल वहाँ पे ऐसा कोई कार्य नहीं कर रही है, बल्कि माखनलाल चतुर्वेदी की जो दशा है, उनकी जो स्थिति है, वे अपने मनोभाव को वहाँ पे कोयल के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि ये हम लोगों ने पढ़ा है कि वो वहाँ पे एकांत और उदास थे, तो एकांकी और उदासी में वे कोयल के कूक को ही अपना सहारा बनाते हैं और उससे ही अपने उसके माध्यम से ही अपने मनोभावों को बताते हैं तथा अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से उन पर अत्याचार किया था या कर रहे हैं, उनकी सभी यातनाओं को वो कोयल के माध्यम से ही बता रहे हैं। एक जगह आपने पढ़ा था कि वो कोयल को बोलते हैं, तू क्यों पागल है, क्यों चीख चिल्ला रही है। वहाँ कोयल किसी तरह से भी नहीं चीख चिल्ला रही है, वो उनका हृदय है जो करुण वेदना कर रहा है, करुण रुदन कर रहा है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचार से वे बहुत अधिक ही प्रभावित हो गए हैं। प्रभावित का मतलब ये नहीं कि उनसे खुश हो गए हैं, मतलब कि अंग्रेज़ उन पर इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं कि ना उन्हें जीने के लिए भोजन प्रदान कर रहे हैं और ना मरने की ही अनुमति दे रहे हैं। अर्थात कि माखनलाल चतुर्वेदी स्वच्छंद तरीके से न जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। अंग्रेज़ों ने वहाँ पे उनको इस तरीके से रखा है कि इन्हें हमेशा तड़पाया जाएगा, लेकिन इन्हें मृत्यु नहीं दी जाएगी, या कितने भी कमज़ोर हो जाए किंतु इन्हें भोजन नहीं दिया जाएगा। तो इन सारी बातों को हम पढ़ रहे थे। अब हम आगे के पद में आते हैं कि वे कोयल के माध्यम से और क्या कहना चाह रहे हैं। आगे की पंक्ति है, काली तू रजनी भी काली, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की व्याली, 30 पर है
गाली ए आली। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले इसका हम संदर्भ पढ़ेंगे। तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कैदी और कोकिला नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। फिर प्रसंग पे हम आते हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक जो आपके कवि हैं वे कोयल के माध्यम से अंग्रेजों की यातनाओं का ही वर्णन कर रहे हैं, तो आपका प्रसंग यही होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। तो पढ़ते हैं आगे की। काली तू रजनी भी काली। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो काला रंग होता है, यहाँ पे पहले शाब्दिक अर्थ होगा कि काली तू रजनी भी काली। काली तू, वे काली किसे संबोधित कर रहे हैं? वे कोयल को कह रहे हैं, कैदी जो है कि कोयल तू काली है, रजनी भी काली, और यह जो रात्रि है वह भी बहुत ही काली है। अर्थात कि हे कोयल तू भी काली है और यह रजनी भी काली है। शासन की करनी भी काली। शासन अर्थात जो यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित है उसके द्वारा किए गए कार्य भी काले हैं। काले से तात्पर्य कि वो जो हिंसक प्रवृत्ति अपने अंदर भरकर हिंदुस्तानियों पे जो अत्याचार कर रहे थे, वही उसी करनी को यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो जिसका शासन चल रहा है, अर्थात जो ये ब्रिटिश साम्राज्य है उसके द्वारा किए गए कार्य भी काले हैं। तो यहाँ पे कवि यह बताना चाहता है कि जो काला है वो रंग की बात कर रहे हैं कि काला रंग जो होता है वह किसका प्रतीक माना जाता है? वह दुख का और अशांति का प्रतीक माना जाता है। काला रंग जो होता है वह हमारे समाज में दुख और अशांति का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कवि ने यहाँ हर चीज़ को काला बताया है कि कवि जो है वो कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तू खुद काली है और क्या है, ये रात भी घोर काली है। और ठीक इसी तरह अंग्रेजी शासक द्वारा किए जाने वाले सारे करतूत भी काले हैं। और जो यह जेल है, यहाँ पे जेल की चार दीवारी भी काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। मतलब यदि मैं कुछ सोचता भी हूँ तो वह भी मुझे काला ही प्रतीत दिखाई देता है, और मैं जहाँ निवास कर रहा हूँ, मुझे जहाँ बंद करके रखा गया है, वह कोठरी भी काली ही है। अर्थात कि मैं इस काले के साए में बंध के रह गया हूँ। मैं चाहकर भी कुछ सही नहीं सोच सकता। क्योंकि मुझे ऐसी ही परिस्थिति में रखा गया है। फिर से इसको देख लीजिए कि काली तो रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। यहाँ पे कवि जो अंग्रेजों द्वारा पीड़ित है, अंग्रेजों की यातनाओं को सह रहा है, वो कह रहे हैं कि काली तू, हे कोयल तू काली है। सबसे पहले वो यहाँ ये बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में जो काला होता है वो किसका प्रतीक माना जाता है? दुख और असंतोष का। आप सबसे पहले क्या करिएगा कि संदर्भ प्रसंग लिखिएगा। प्रसंग में जो मैं आपको बताई हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान जो अत्याचार हो रहे थे उसका वर्णन किया है। अर्थ में आप लिखिएगा कि उपर्युक्त पंक्ति में कवि ने कालिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि हमारे समाज में
काला रंग दुख और अशांति का प्रतीक है, इसीलिए कवि को यहाँ हर चीज़ काला ही नज़र आ रहा है, यहाँ तक कि हे कोयल तू भी काली है, और यह जो रात है यह रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, इस समय जिसका शासन काल है अर्थात ये जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके द्वारा किया गया कार्य भी काला है, अर्थात कि वह जो सारे कारनामे कर रहे हैं, हम पे जो यातनाएं कर रहे हैं, वह भी कैसा है, काला ही है। काली लहर कल्पना काली, मतलब कि ये जो काले रंग की लहर है वह चारों तरफ ही व्याप्त नज़र आ रही है। इस पंक्ति को हम लास्ट में रखेंगे क्योंकि आगे की जो पंक्तियों को जब हम पढ़ लेंगे तो उस सारी पंक्तियों से ये उस वक्त इसको जोड़ा जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये पहले दे दिया है तो हम पहले ही पढ़ लें, इसको पहले भी पढ़ सकते हैं और बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस लाइन को हम बाद में यहाँ आखिरी में जोड़ेंगे। फिर है मेरी काल कोठरी काली, मैं जहाँ पे रखा गया हूँ, मुझे जहाँ कैद किया गया है वह भी कोठरी कैसी है, वह भी काली ही है। टोपी काली कमली काली, जो मैंने टोपी पहना हुआ है वह भी काला है, और कमली काली, और जो मैं कंबल ओढ़ा हुआ हूँ वह भी कैसा है, वह भी काला ही है। मेरी लौह श्रृंखला काली, मेरी लौह श्रृंखला मतलब जंजीरें, मुझे जिस लोहे की जंजीरों से बांधा गया है वह भी क्या है, काले ही रंग की है, अर्थात कि मेरे चारों तरफ क्या है, काला ही रंग व्याप्त है, अर्थात कि कालिमा की लहर दौड़ रही है, इसीलिए मैं कुछ सोचना भी चाहता हूँ तो मेरी कल्पना भी मुझे काली ही दिखाई देती है, अर्थात कि मुझे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है जिससे कि मैं इन सब से बाहर निकल सकूं। ये लाइन इसीलिए मैं बोली थी कि लास्ट में बोलेंगे, क्योंकि सारे इसको बोलने के बाद आप अपने इस लाइन को बोलेंगे। फिर है पहरे की हुंकृति की व्याली, पहरे की हुंकृति की व्याली, इतनी यातनाओं को सहने के बाद भी हमारे ऊपर दिन रात नज़र रखने वाले पहरेदारों की हुंकार तिस पर है गाली। उनकी हुंकार मतलब उनके द्वारा किए गए जो वो अशब्द हमें बोलते हैं या फिर वो जो हम पर अत्याचार करते हैं, उनकी हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है, अर्थात कि ये सारी यातनाएं तो हम सही रहे हैं कि उनके द्वारा मार खा रहे हैं, हमें भोजन नहीं मिल रहा है, हमें जल नहीं दिया जा रहा है, ये सारे चीज़ों को हम सहन कर रहे हैं, फिर भी उसके उपरांत हम जो पहरेदार हैं उनकी गालियों को, उनके द्वारा किए गए गालियों को भी हम सुन रहे हैं। जो किसी हुंकृति की व्याली, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ रही है। ए आली, तो यहाँ आप देखे हैं कि कवि को चारों तरफ काला ही काला दिख रहा है। कैसे? अब आखिरी लाइन से हम पहली लाइन को जोड़ते हैं। पहले लेंगे ए आली हे सखी, हमारे समाज में जो काला रंग होता है वो बुराई, दुष्टता, दुख, अशांति का प्रतीक होता है। इसीलिए कवि को यहाँ पे हर चीज़ काली ही नज़र आ रही है। वे कहते हैं कि हे सखी तुम भी काली हो। हे सखी, आली मीन्स सखी होता है। हे सखी तुम भी काली हो, रजनी भी काली, और यह जो रात्रि है जिस पहर में तुम कूक रही हो वह भी क्या है, काली ही है। शासन की करनी भी काली, और इस ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए जो अत्याचार है, किए गए जो कार्य हैं, करनी मतलब कार्य, किए गए कार्य वह भी काले ही हैं। काली लहर कल्पना काली, इसको मैं बोली हूँ कि आखिरी लाइन में बोलेंगे मेरी काल कोठरी काली, और मुझे जहाँ पे कैद करके रखा गया है वह स्थान भी क्या है, काला ही है।
टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। मैंने जो टोपी पहना हुआ है वह भी काले रंग की है, और यह जो कंबल को ओढ़ा हुआ है वह भी क्या है, काले ही रंग की है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और मुझे जिस लोहे की जंजीर से बांधा गया है वह भी क्या है, काले ही रंग की है। पहरे के हुंकृत की व्याली, तिस पर है गाली। हम पर इतने अत्याचार किए गए, वह कम था कि इन पहरेदारों का दिन रात हम पर नज़र रखना, उनकी गाली सुनना, जो कि किसी, यहाँ लिखा है ना, पहरे की हुंकृति, उनकी हुंकार, हम पर जो यातनाएं किए जा रही हैं। यहाँ तक आप जब बता देगा कि और तो और मुझे जिससे कैद किया गया है वह लौह श्रृंखला अर्थात वह लोहे की जंजीर भी काली है। इसके बाद आप लाइन लिखिएगा कि हम पर दिन रात किए गए यातनाओं का बोझ कम था कि उन पहरेदारों का हमें दिन रात इस तरह देखना और उस पर भी उनकी गाली सुनना ऐसी लगती है मानो जैसे कोई व्याली अर्थात जैसे कोई काला सर्प, व्याल जो होता है, व्याल काले सर्प के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई काला सर्प हमें डसने के लिए हमारे पीछे दौड़ रहा है। इसी वजह से काली लहर कल्पना काली, यहाँ पे चारों तरफ क्या है, काले कालिमा की ही लहर दौड़ रही है। इसी कारण मेरी कल्पना, मेरी सोच भी काली होती जा रही है। हे कोयल, हे सखी, अब तुम ही बताओ कि मैं किस प्रकार से अच्छा सोचूं या कहूं। तो आप विशेषता में वही जो पहले आपको विशेषताएं बताई गई हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, फिर उसके पश्चात तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, फिर भाषा प्रवाह में लयात्मक, क्योंकि लयात्मक इसलिए है कि आप देखेंगे लास्ट में ली 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 है, तो यहाँ तुकबंदी का प्रयोग किया गया है। तो आप लिख लीजिएगा कि भाषा में प्रवाहमयता, लयात्मकता व चित्रात्मकता का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया है। तो यहाँ ये आपका ये पद खत्म होता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे पद पे। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो क्या है, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो, यहाँ पे सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कैदी और कोकिला नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। फिर उसके बाद आप किस पे आएंगे, प्रसंग पे आएंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि का मानना है कि कोयल अपना मधुर संगीत उस काले संकट के सागर पर बेकार ही व्यर्थ कर रही है। यह आपका प्रसंग हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे व्याख्या पे। व्याख्या में लिखेंगे कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कवि को यह नहीं समझ पा रहा है या कवि इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अर्धरात्रि में, इस रात में कारगार के ऊपर मंडराकर अपने मधुर गीत
या मधुर आवाज के गीतों को क्यों गा रहा है। कवि को यह नहीं समझ पा रहा है या कवि इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि यह कोयल तो स्वच्छंद है, फिर इस कारागार के ऊपर या इस जेल खाने के ऊपर क्यों मंडरा कर अपनी मधुर गीतों को गा रहा है। लिखा है ना, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसे मरने की ठान ली है। लिखा है ना कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, क्या वह मरने के लिए तैयार है? क्या वह स्वयं के जान को न्यौछावर करना चाहती है कि वह इस समय इस संकट सागर में स्वयं को यहाँ पे लेते आई है। अर्थात कि कवि की कल्पना से यह परे बात है कि कल्पना से परे नहीं बोलेंगे कि कवि को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि यह कोयल है वह तो स्वतंत्र है, उसे किसी ने कैद नहीं किया हुआ है, फिर वह यहाँ पे क्यों चली आई है। क्या वह यहाँ इस संकट में वह स्वयं चली आई है? क्या वह मरने के लिए तैयार है? अर्थात कि क्या उसने यह ठान लिया है कि वह स्वयं के प्राण को न्यौछावर कर देना चाहती है। शायद उसे यह नहीं पता है कि इसका कोई भी लाभ नहीं है। हे कोयल, तुम कुछ तो बोलो कि तुम इस संकट सागर में क्यों चली आई हो, तुम मुझे कुछ तो बताओ। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। इसीलिए आगे कवि कहते हैं कि वो कोयल से पूछ रहे हैं कि हे कोयल, नीचे लिखा हुआ है ना, कोयल बोलो तो, हे कोयल बताओ तुम इस विषम परिस्थिति में, इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाले गीतों को क्यों गा रही हो। मतलब कि जब तुम्हें पता है कि चारों तरफ अंग्रेजी शासन ही व्याप्त है, तुम्हारी किसी तरह न चलेगी, तो तुम क्यों अपने इन गीतों को, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। मतलब कि जो किसी के भी मन को मोह लेता है, तुम अपने ऐसे खूबसूरत, ऐसे मधुर गीतों को क्यों कर हो तैराती, इन जो क्रूर व्यक्तियों के सामने क्यों गा रही हो, जो कि तुम्हारे इस मधुर गीत को तनिक भी प्रेम भाव से न देखकर अपितु उसे अपनी क्रूरता में बदलकर तुम्हारा भी वध कर देंगे। क्या तुम ठान ली हो कि तुम भी मरना चाहती हो। वह इस तरह के प्रश्न कोयल से किए जा रहे हैं। यहाँ आपकी ये पंक्ति भी समाप्त होती है। फिर विशेषता में आप वही सारी बातों को लिख देंगे। यहाँ जो है आपके संकट सागर में रूपक अलंकार की व्यंजना की गई है। और यहाँ आप देखेंगे कि स म इन शब्दों के बार बार आवृत्ति होने पे यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो वो जो आप लिखते आए हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है तत्सम शब्दों का, इसको लिखने के पश्चात आप ये भी लिखेंगे कि संकट सागर में किसका प्रयोग किया गया है, संकट सागर में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और फिर अपना अगला पॉइंट डाल के लिखिएगा कि उपर्युक्त पद्यांश में स तथा म वर्णों की आवृत्ति से यहाँ अनुप्रास अलंकार की भी छटा स्पष्ट होती है। अब इसके पश्चात हम आते हैं अपने अगले पद पे। आगे की लाइन है, मुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ चर
में संचार, मेरा 10 फुट में संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। यहाँ संदर्भ में आप वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कैदी और कोकिला नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। उसके पश्चात आप इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मनः स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। या फिर प्रसंग में आप ये भी डाल सकते हैं कि एक गुलाम और स्वतंत्र जिंदगी में, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने एक गुलाम और स्वतंत्र जिंदगी में अंतर बताया है। ये आपका प्रसंग हो जाएगा। चलिए इसका अर्थ पढ़ते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। जैसा कि प्रसंग में बताया गया है कि कवि कैदी और स्वतंत्र जीवन के मध्य या उनके बीच के अंतर को बताया है। उसका उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है कि आखिर एक कैदी जीवन कैसा होता है और एक स्वतंत्र जीवन किस तरह का होता है। वे कोयल से कहते हैं, हे कोयल, जहाँ तुझे एक ओर स्वतंत्रता प्राप्त है। क्यों? क्योंकि कैद में तो माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, अर्थात आपके कवि थे, उन्हें तो कैद उन्हें किया गया था, ना कि उस कोयल को। कोयल कहाँ पे थी? उस कैद खाने के बाहर एक पेड़ पे बैठी हुई थी। तो कवि कहते हैं कि हे कोयल, जहाँ एक ओर तो पूरी तरह से स्वतंत्र है और तुझे एक पेड़ की डाली, एक पेड़ की हरी डाली मिली है, अर्थात कि तू स्वतंत्र है और अपना जीवन स्वच्छंद तरीके से जी सकती है। तुझे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे आगे की लाइनों में वो भय कह रहे हैं, फिर अपने बातों को बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह, मैं बता चुकी हूँ कि वह अपनी मन स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। उनके मन में जो बातें आ रही हैं वह उसे बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हे कोयल, जहाँ एक ओर तो पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है, पर मैं एक कैदी हूँ, अर्थात कि मुझे नसीब कोठरी काली, अर्थात मेरे भाग्य ने मुझे कोठरी नसीब कर दी है, अर्थात कि मैं इसी अंधकार में मैं घुट घुट के जी रहा हूँ। जहाँ पे तू स्वच्छंद तरीके से, स्वतंत्र तरीके से कहीं भी विचरण कर सकती है, वही मुझे एक कोठरी में, मेरे नसीब ने, मेरे भाग्य ने मुझे एक कोठरी, एक काली कोठरी, जहाँ पे प्रकाश का एक अंश भी नहीं प्राप्त होता, मुझे ऐसी कोठरी में लाकर कैद कर दिया गया है। तेरा नभचर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, अर्थात कि यह जो समस्त आकाश है वहाँ तो स्वच्छंद तरीके से इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकती है। वहाँ तक तेरी जो, क्या बोल सकते हैं आप, कि तेरी दुनिया जो है वह किसी भी तरह से सीमित नहीं, बल्कि तू असीमित रूप से कहीं भी घूम फिर सकती है। किंतु मेरा 10 फुट का संसार, किंतु मुझे इसी 10 फुट में कैद करके रख दिया गया है। क्यों 10 फुट में कैद करके रख दिया गया है? अर्थात कि मुझे इस जेल में बंद करके रख दिया गया है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना, वहाँ अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर पाना, उसे यह चीज़ आदेश नहीं है। अर्थात कि हे कोयल, जहाँ तू स्वच्छंद तरीके से किसी भी डाल पे जाके बैठ सकती है, वहीं मुझे
एक कोठरी, एक काली कोठरी दे दी गई है जिसके बाहर मैं कहीं जा भी नहीं सकता। तेरा नभ भर में संचार, तू संपूर्ण आकाश में विचरण कर सकती है, किंतु मेरा 10 फुट का संसार, किंतु मैं तो यहाँ केवल इस 10 फुट के कमरे में ही बंद हूँ, अर्थात कि मुझे जेल की चारदीवारी नसीब हुई है जिसमें मैं अपना जीवन जिसमें मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ, वहाँ मैं अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर नहीं सकता। अर्थात कि एक तेरा स्थान जो नभचर है वहाँ तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो मुझे 10 फुट का कमरा दिया गया है वहाँ मैं कुछ भी कर नहीं सकता। तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुनाह। कोयल, जहाँ की मान है, जब कोयल अपने कूक को करती है तो वह सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग क्या कहते हैं, वाह वाह करते हैं। तो कवि यही कह रहे हैं कि जहाँ तेरे गीत को सुनकर लोग वाह वाह कर रहे हैं, वहीं मुझ जैसे कैदी का रोना भी कोई सुनना नहीं चाहता। अर्थात कि तुम्हारे और मेरे जीवन में एक ज़मीन और आसमान सा अंतर है। देख विषमता तेरी मेरी, यहाँ पे कवि यही कहते हैं कि तुम मेरे और अपने बीच का यह फ़र्क देखो कि तुम्हारे ऊपर सारे लोग वाह वाह करते हैं और मेरे रोने को कोई देखता भी नहीं। देख विषमता, यह अंतर, तुम मेरे और अपने मध्य का यह अंतर देखो। बजा रही तिस पर रणभेरी, उस पर भी क्या करिए, कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही हो, जब तुम जानती हो कि मैं कमरे में बंद हूँ, स्वच्छंद तरीके से कुछ नहीं कर सकता, मेरे रोने का भी फर्क किसी पर नहीं पड़ सकता, तिस पर भी, उस पर भी तुम बजा रही हो रणभेरी, युद्ध के गाने क्यों बजा रही हो। यहाँ कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का मतलब क्या है। मतलब कि तुम जानती हो कि मैं यहाँ बंद हूँ इस काली कोठरी में, मुझे कोई अनुमति नहीं है किसी प्रकार का कार्य करने की, फिर तुम मेरी सुप्त अवस्था को क्यों जागृत कर रही हो। तुम मुझे बताओ कि आखिर इस तरह के युद्ध का जो संगीत है तुम क्यों गा रही हो, जबकि तुम जानती हो कि तुम्हारे और मेरे जीवन में कितनी विषमता, अर्थात कितना ज़्यादा अंतर है, उन परिस्थितियों में कितना ज़्यादा अंतर है। तो तुम इस तरह के गाने क्यों गा रही हो, मुझे यह तुम बताओ। तो यहाँ ये आपका कंप्लीट हुआ। फिर आप इसके साहित्यिक परिचय में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे तुलनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। वो सारी बातें जो आपकी हैं कि खड़ी बोली, तत्सम, तद्भव, ये सब खड़ी बोली का सरल एवं प्रवाहमय भाषा, ये लिखने के पश्चात आप लिखिएगा कि कवि ने यहाँ तुलनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ब्रैकेट में कोयल और स्वयं लिख दीजिएगा, कोयल और कैदी। फिर तद्भव शब्द में आप लिखिएगा रणभेरी, संचार, ये आपके क्या है, तद्भव शब्द हैं। गुनाह, संचार, रणभेरी, ये आपके तद्भव शब्द हैं। अब हम आते हैं अपने अगले और आखिरी पद पे। यहाँ आपका ये पाठ समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात हम अपने प्रश्नोत्तर पे आएंगे। तो चलिए आते हैं अगले पद पे। लाइन है, इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो।
इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आवास किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ पे संदर्भ आपका कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कैदी और कोकिला नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। यहाँ पे इसके दो प्रसंग बन रहे हैं। पहला प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। एक हो गया आपका। दूसरा अपने शब्दों में कि कवि ने अपनी लेखनी के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अपनी कृति से, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि कवि ने अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों में जोश, प्रेरणा और बलिदान के द्वारा मोहन के व्रत को पूरा करने का प्रयास किया है। मोहन अर्थात कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे या जो उन्होंने व्रत को धारण किया हुआ था, यहाँ पे मोहन आप मत लिखिएगा, यहाँ स्वयं लिखिएगा, क्योंकि मोहन शब्द एक अलग संकेत कर दे रहा है, तो यहाँ आप स्वयं लिखिएगा। यहाँ पे कवि कहते हैं, मतलब उन्होंने अपने अंदर और कोयल के अंदर जो देश को आज़ाद कराने की प्रबल भावना है उसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जहाँ कोयल अपने जोशीले गान से, मतलब कि जो कोयल युद्ध जैसे संगीत को गा रही थी, तो वह उसको उन्होंने जोशीले गान से, अर्थात कि जो सोए हुए मन को जगा दे ऐसे गान को जो कोयल गा रही थी, उसे देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर दिया। किस विद्रोह को? अंग्रेजी सरकार जो उन पर यातना कर रही थी, उन्हें वो समाप्त करने के लिए उस जोशीले गान को गा रही थी। जो कैदी सुप्त थे, अब वह क्या हो गए हैं? जागृत हो गए हैं। वही कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाओं को सह रहे हैं। तो यहाँ कवि कोयल से प्रश्न कर रहे हैं, इसीलिए वो उनसे कह रहे हैं कि हे कोयल, अब तुम बताओ कि वो यहाँ इन पंक्तियों में कवि जो कैदी हैं वो कोयल से पूछ रहे हैं कि हे कोयल, मुझे बता कि अब मैं अपनी लेखनी या अपनी रचना के माध्यम से क्या लिखूं, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, अब तुम कुछ तो बोलो, अर्थात कि मैं ऐसी कौन सी रचना लिख दूं जिससे कि स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा मिले। उनके द्वारा किए गए कार्यों, मतलब उनके अर्थात ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए कार्यों को मैं त्रस्त कर सकूं, उन्हें समाप्त कर सकूं। तुम्हारी इस हुंकार पर, लिखा है ना, तुम्हारी इस हुंकार पर अपनी कृति से, ये जो तुम देश के लिए गीत को गा रही हो, तुम्हारी इस हुंकार पर मैं अपनी कृति से और कहो क्या लिखूं, तुम ही बताओ और मैं क्या क्या लिखूं। मोहन के व्रत पर प्राणों का आवास किसमें भर दूं। वो जो वहाँ मोहन शब्द आया था वो इसी के लिए आया था, मोहन के व्रत को पूरा करने के लिए, अर्थात कि वेद की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का अमृत रूपी रस जिसमें भर दूं। कहने का तात्पर्य यह है कि उसका बलिदान करके उसको अमर कर दूं। कोयल, तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं, अर्थात कि तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की जो ज्वाला है उसे भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि देश की आज़ादी के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। कि तुम
जो अपने हुंकार मुझे सुना रही हो, वो सारी बातें तो मैंने सुन ली, सारी बातों को मैं समझ गया, और जो लोगों का मन सोया हुआ है उसे जगाने के लिए मैंने अपनी कृति में बहुत लिखी। पर अब तुम बताओ कि अब मैं और क्या करूं जिससे कि मोहन के व्रत पर प्राणों का आवाज़ किसमें भर दूं। कि अपनी कृति से तो मैंने बहुत लोगों को जगाया है, बहुत लोगों में अग्नि पैदा की है, लेकिन तुम मुझे अब ये बताओ, लिखा है ना कि और कहो क्या कर दूं। लाइन को ऊपर नीचे करके पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि और कहो क्या कर दूं। लास्ट लाइन की, हे कोयल अब तुम बताओ कि ऐसा मैं और क्या लिखूं जिससे कि मैं अपने देश को आज़ाद कर सकूं। अब विशेषता पे आते हैं कि कहो क्या में अनुप्रास अलंकार है। मोहन शब्द का प्रयोग मोहनदास करमचंद गांधी के लिए किया गया है। लिखा है ना, मोहन के व्रत पर प्राणों का, मोहन अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी ने यह व्रत लिया हुआ था कि वह देश को आज़ाद कराएंगे। तो देश के आज़ादी का व्रत उन्होंने ही उठाया, तो सब ने था, लेकिन सार्थक उन्होंने किया इस चीज़ को। तो वही वो कहते हैं कि मोहन शब्द जो यहाँ पे है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए। तत्सम शब्द जो आपका है वो आवास है, आसव है, का मतलब अमृत होता है यहाँ पे, ठीक है। और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ ये आपका पाठ खत्म होता है। अगले क्लास में हम प्रश्नोत्तर पे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना।